नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। संसद समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। संसद समाचार में आपको बताएंगे लोकसभा और राज्यसभा के सदन के दिन भर से जुड़ी कार्यवाही की महत्वपूर्ण जानकारी। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होने के बाद से बुधवार को पहली बार लोकसभा में सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से संचालित हुई। लोकसभा ने आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी निर्बाध तरीके से चले। इससे पहले 2 दिन तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चूंकि जीएसटी कानून में अधिकतम कर दर 40% तय है, इसलिए यदि जीएसटी उपकर हटा दिया जाता है और उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है तो तंबाकू पर कुल कर बोझ वर्तमान स्तर से कम हो जाएगा। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर बोझ इंसिडेंस जीएसटी मुआवजा उपकर के दौरान जितना था उससे कम ना हो, हम यह कर लेकर आ रहे हैं। एक तरह से हम कह रहे हैं कि कर बोझ कम होने से अब सिगरेट सस्ती नहीं होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोविड के दौरान राज्यों के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा लिया गया ऋण कुछ ही हफ्तों में चुका दिया जाएगा, जिसके बाद मुआवजा उपकर लेना रोक दिया जाएगा। उन्होंने कहा शायद अगले कुछ ही हफ्तों में यह पूरा कर्ज चुकता हो जाएगा। इसलिए केंद्र यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उत्पाद शुल्क फिर से हमारे पास आ जाए ताकि हम ड्यूटी लगा सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ विपक्षी सदस्यों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि बीड़ी में कर बोझ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है और बीड़ी श्रमिकों के रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी दर वैसी ही है और इसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने इस विधेयक के पीछे धूम्रपान को हतोत्साहित करने के उद्देश्य की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि सिगरेट किफायती रहे। इससे पहले विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि तंबाकू के कारण अनेक गैर संक्रामक रोग होते हैं और हर साल 13.5 लाख लोगों की मौत धूम्रपान के कारण हो जाती है। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से इनकी कीमत बढ़ेगी और इनके उपयोग पर रोक लगेगी। उन्होंने इससे राज्यों का राजस्व कम होने की चिंताओं को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने सरकार से देश के 60 लाख तंबाकू उत्पादक किसानों और बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के भविष्य की ओर ध्यान देने का अनुरोध किया। कांग्रेस के कार्ती चिदंबरम ने जीएसटी क्षतिपूर्ति कर समाप्त होने के बाद तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी पर कर लगाने के लिए विधेयक लाने के सरकार के विचार से सहमति जताई। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दाम बढ़ने से खपत कम होने की धारणा गलत है। उन्होंने कहा कि इससे लोग नकली उत्पाद बनाने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी के पक्ष में भी नहीं है क्योंकि इस तरह के कदमों का कोई लाभ नहीं होता बल्कि कालाबाजारी शुरू हो जाती है। समाजवादी पार्टी के नरेश चंद्र पटेल ने कहा कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पर नया उत्पाद शुल्क लगाने का फैसला सरकार ने गरीब किसानों और मजदूरों की स्थिति पर विचार किए बिना लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर में तंबाकू की खेती का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे किसान और उद्यमी इस विधेयक से प्रभावित होंगे। पटेल ने इसे जल्दबाजी में पारित नहीं करने और संसदीय स्थायी समिति को भेजने की मांग की। द्रमुक सांसद के वीरास्वामी ने भी कहा कि कीमतें बढ़ने से लोग तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रति हतोत्साहित नहीं होंगे। उन्होंने लोगों को धूम्रपान करने से रोकने के लिए कुछ विशेष कदमों की जरूरत बताई और संसदीय क्षेत्रों में या प्रखंड स्तर पर धूम्रपान मुक्ति केंद्र खोलने का सुझाव सरकार को दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली में घूमने का मतलब एक दिन में 50 सिगरेट पीने जैसा है। उन्होंने सदन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के दौरान ये टिप्पणी की। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि सरकार को वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए सांसदों का सहयोग लेना चाहिए। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना उबाठा के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि लाखों किसान और श्रमिक तंबाकू उत्पादन से
के क्षेत्र से जुड़े हैं और उनकी आजीविका का सवाल है। उन्होंने कहा कि तंबाकू और पान मसाला के सेवन को कम करने का प्रयास हर स्तर पर होना चाहिए। शिवसेना के रविंद्र वायकर ने कहा कि यह विधेयक युवाओं को धुएं से बचाने की दिशा में एक सर्जिकल स्ट्राइक है। उन्होंने आग्रह किया कि उपकर से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा कैंसर अस्पताल और नशा मुक्ति केंद्र बनाने पर खर्च किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि नशे की लत को कम करने की जरूरत है और ये विधेयक इस दिशा में सहायक होगा। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने आरोप लगाया कि जीएसटी के कारण जो दिक्कतें पैदा हुई उनकी भरपाई के प्रयास के तहत ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र अपने कर्ज की भरपाई के लिए ऐसा कर रहा है। उनके इस आरोप पर वित्त मंत्री ने आपत्ति जताई और कहा कि केंद्र ने ये कर्ज राज्यों को देने के लिए ही लिया था। सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो अध्यक्ष ने 3 पूर्व सदस्यों काली प्रसाद पांडेय 8वीं लोकसभा में बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से सदस्य, रामेश्वर डूडी 13वीं लोकसभा में राजस्थान के बीकानेर से सदस्य और श्याम सुंदर लाल 6ठी लोकसभा में राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र से सदस्य के निधन की सूचना दी और सभा ने कुछ देर मौन रखा और पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राविंद्रजीत सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में कहा कि संचार साथी ऐप के माध्यम से न तो स्नूपिंग संभव है और ना होगी। सिंधिया ने सभी नए मोबाइल उपकरणों में साइबर सुरक्षा के लिहाज से इस ऐप को प्रीलोड करने की सरकार के निर्देश पर उठे विवादों के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये बात कही। सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश की जनता के हाथ में अधिकार देना चाहती है ताकि वे खुद को सुरक्षित रख सके। संचार मंत्रालय के 28 नवंबर के आदेश में सभी मोबाइल उपकरण विनिर्माताओं को सभी नए हैंडसेट में अनिवार्य रूप से संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने को कहा गया है और मौजूदा मोबाइल फोन पर अपडेट के माध्यम से इसे इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बुधवार को सदन में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग और धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाने की सोच के साथ 2023 में संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की गई थी और 2025 में इसके लिए ऐप का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि इस ऐप से जन भागीदारी के आधार पर साइबर धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाना और मोबाइल चोरी की घटनाओं को कम करना ही इसका उद्देश्य है। सिंधिया ने कहा कि पोर्टल पर जनता की अच्छी प्रतिक्रिया के आधार पर ही सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। सिंधिया ने साफ किया कि संचार साथी ऐप के माध्यम से नागरिकों को विकल्प दिया गया है और जब तक वो इसका पंजीकरण नहीं करते उनके मोबाइल में ये काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा पूरा अधिकार नागरिकों का है, हमने केवल सभी को ये ऐप उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है। लोकसभा में बुधवार को शून्यकाल की कार्यवाही संचालित हुई और विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने गायक जुबिन गर्ग की हत्या का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने गोगोई की इस मांग से खुद को संबद्ध बताया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कुछ अन्य सदस्यों ने भी लोक महत्व के अलग अलग मुद्दे उठाए। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में जल्द से जल्द नया मास्टर प्लान लागू करने की मांग की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने रूस के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार से उचित कदम उठाने का आग्रह किया। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान का उल्लेख किया और कहा कि केंद्र सरकार को पर्याप्त धन मुहैया कराना चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने वाराणसी सहित देश के विभिन्न हिस्सों में नकली कफ सिरप गिरोह संचालित होने का दावा करते हुए बुधवार को सरकार से कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संथाल परगना इलाके में 1951 में आदिवासियों की आबादी 45% थी, जो 2011 की जनगणना में केवल 26 से 27% रह गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि उनकी आबादी केवल 21 या 22% ही होगी। दुबे ने दावा किया कि इलाके से लगभग 50% आदिवासी गायब हो गए हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी हमारे यहाँ 9% थी, जो अब 24% हो गई है। पूरे देश में मुस्लिम आबादी 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे
हमारे यहाँ मुसलमानों की आबादी 15% बढ़ी है। उन्होंने एक ठोस योजना बनाने की मांग करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC लागू कर सभी बांग्लादेशियों को देश से बाहर किया जाए। कांग्रेस के इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्णय का उल्लेख करते हुए सरकार से पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करने का आग्रह किया। भाजपा के योगेंद्र चंदोलिया ने समय पूर्व प्रसव के कारण बच्चों की मौत होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से दिल्ली में केंद्र सरकार के कलावती सरन बाल चिकित्सालय, लेडी हार्डिंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अंदर इसके लिए अलग से ब्लॉक बनाने की मांग की ताकि गरीबों को इलाज मिल सके। तृणमूल कांग्रेस की जून मलिया ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लिए केंद्र द्वारा कथित रूप से निधि नहीं जारी किए जाने का मुद्दा उठाते हुए मांग की कि केंद्र सरकार इस योजना को पुनः शुरू करने के लिए तत्काल राशि जारी करे। द्रमुक की कनिमोई ने 6 महीने पहले तमिलनाडु के 5 श्रमिकों का माली में अपहरण होने और उनका अब तक कोई अता पता नहीं चलने का उल्लेख करते हुए उन्हें मुक्त कराने और वापस भारत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का सरकार से आग्रह किया। भाजपा की भारती पारधी ने सिवनी मध्य प्रदेश के सीताफल को शीघ्र GI टैग प्रदान करने की मांग की। तो ये थी लोकसभा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण आज की कार्यवाही की जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही में क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य तरीके से चले। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और बताया कि उन्हें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 10 नोटिस मिले, जिनमें से 3 नोटिस नियत कामकाज स्थगित कर निर्दिष्ट मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए नियम 167 के तहत दिए गए थे। माफ कीजिएगा। उन्होंने कहा कि नोटिस नियम के अनुरूप न होने की वजह से अस्वीकार कर दिए गए। इस पर विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आसन को नोटिस देने वाले सदस्यों के नाम और उन विषयों के बारे में बताना चाहिए जिन पर चर्चा के लिए नोटिस दिए गए थे। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से अपने अपने मुद्दे उठाए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की सदस्य डोला सेन द्वारा देश भर के राजभवनों का नाम लोक भवन करने संबंधी गृह मंत्रालय के 25 नवंबर के निर्देश का मुद्दा उठाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई। डोला सेन ने बांग्ला में कहा, सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि न तो संसद, विधानसभा और न ही मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी है। बांग्ला में बोल रही डोला सेन ने मनरेगा सहित अन्य डोला सेन ने मनरेगा सहित अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया। तब सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य अपने मूल विषय पर ही बोलें और विषय से अलग बातें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगी। सदन के नेता JP नड्डा ने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, आपने उन्हें शून्यकाल में राजभवन का नाम लोक भवन करने के मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने मनरेगा और अन्य मुद्दों का जिक्र किया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चूंकि ये विषय से संबंधित नहीं है, इसलिए इसे कार्रवाई से हटा दिया जाए और केवल लोक भवन से जुड़ी बातें ही रिकॉर्ड में ली जाएं। सभापति CP राधाकृष्णन ने नड्डा से सहमति जताते हुए दोहराया कि विषय से हटकर कहा गया कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोला सेन के समर्थन में कहा, उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोला है, सब कुछ विषय से जुड़ा हुआ है और ये विषय आपके कार्यालय में जांचने के बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी। सरकार पर बहस बाधित करने का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा, सदन के नेता हस्तक्षेप कर यह नहीं कह सकते कि जो भी कहा गया है वो अपमानजनक है और उसे हटाया जाए। माफी। नेता सदन दबाव डाल रहे हैं, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। आप संसदीय लोकतंत्र के अनुसार नहीं चलना चाहते। सभापति ने कहा कि कार्यवाही नियमों के अनुसार चल रही है। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि वो शून्यकाल के दौरान सूचीबद्ध विषयों पर ही अपनी बात रखें। नड्डा ने सफाई देते हुए कहा, मैंने कभी दबाव नहीं डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी केवल ये मांग थी कि विषय से संबंधित बातें ही रिकॉर्ड पर रहें। कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि यह हर व्यक्ति के निजता अधिकार को पूरी तरह नकार देता है। ये मुद्दा उठाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि ऐप की कई विशेषताओं को लेकर आशंका है कि इसमें हर उपयोगकर्ता की वास्तविक समय की लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, वित्तीय लेन देन और SMS और WhatsApp के जरिए होने वाली बातचीत की निगरानी हो सकती है।
आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने देश में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों की खोज के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया जाए और साथ ही संसद में एक विधेयक भी लाया जाए। मित्तल ने सरकार से मांग की कि इस समस्या के समाधान के लिए गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय लापता व्यक्ति पोर्टल बनाए और इसमें चेहरे से पहचान प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए ताकि लापता लोगों का पता लगाने में आसानी हो। उन्होंने कहा कि जनगणना जल्द ही शुरू होने वाली है। जनगणना में लापता लोगों का भी एक कॉलम जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि अब तक ऐसे लोगों की जानकारी नहीं होगी तो उन्हें खोजा कैसे जाएगा। मित्तल ने कहा कि लापता लोगों के मामलों को मानव तस्करी के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए और इस संबंध में संसद में सरकार एक विधेयक लेकर आए। उन्होंने कहा कि जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे ये समस्या दूर नहीं होगी। शून्यकाल में ही भाजपा के तेजवीर सिंह ने उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मुद्दा उठाया। सिंह ने कहा, राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन इनके बेहतर परिणाम के लिए बेहतर अवसंरचना भी जरूरी है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर का ग्रीन ग्रिड कनेक्शन होना चाहिए। राज्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ठोस एवं दूरदर्शी कदम उठाए जाने चाहिए। भाजपा की ही धर्मशीला गुप्ता ने बिहार में ऋण वितरण सुविधाओं को मजबूत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन, जनधन खाता, मुद्रा ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बदलाव किया है। उन्होंने कहा लेकिन ऋण वितरण सुविधाओं में खामी है, इसे मजबूत करने की जरूरत है और इसके लिए व्यवहारिक चुनौतियों की पहचान कर उनका समाधान करना जरूरी है। अन्नाद्रमुक के आईएएस इनबादुरई ने तमिलनाडु में हाल ही में आए चक्रवाती तूफान दितवा के प्रभाव के चलते हुई मूसलाधार बारिश और इसकी वजह से फसल पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया, अन्यथा राज्य को भयावह नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस के नीरज डांगी ने मांग की कि बैंकों के डूबने के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हर तरह के बैंक खातों में जमा राशि पर बीमा कवर को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाए। भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम के लिए बाहर जाने वाली महिलाएं सुरक्षित घर वापस लौटें। भाजपा के ही शंभू शरण पटेल ने कहा कि कोविड काल में कई स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव रोक दिया गया था। हालात सुधरने पर यह ठहराव बहाल किया गया, लेकिन कई स्टेशन अब भी इससे वंचित हैं। इसे बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि यात्रियों को असुविधा होती है। पटेल ने मुजफ्फरपुर भागलपुर एक्सप्रेस 13,420, बांका इंटरसिटी एक्सप्रेस 13,242 और राउरकेला बारबिल इंटरसिटी एक्सप्रेस 18,403 सहित कई ट्रेनों के ठहराव बहाल करने और लखीसराय जिले के मनकटा रेलवे स्टेशन को उन्नत करने की मांग की। भाजपा के डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दिल्ली की कुछ सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर अब भी मुगल और ब्रिटिश काल के नाम बने रहने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जिन सड़कों के नाम मुगल शासकों और ब्रिटिश अफसरों के नाम पर हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए। भाजपा के संतोष कुमार पी ने विश्वविद्यालयों से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि इन संस्थानों में हजारों की संख्या में तदर्थ शिक्षक हैं जिनकी सामाजिक सुरक्षा और वेतन की स्थिति शोचनीय है। उन्होंने मांग की कि इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। इनके अलावा भाजपा के केसरी देव सिंह झाला, नबाम रेबिया, मेधा विश्राम कुलकर्णी, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजेपी के निरंजन बिशी और शिवसेना उबाठा की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आसन की अनुमति से अपने अपने मुद्दे उठाए। राज्यसभा में भोजनावकाश के बाद मणिपुर से संबंधित एक संकल्प पर चर्चा हुई और इसे मंजूरी दी गई। ये संकल्प जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में भी लागू किए जाने से संबंधित है। मणिपुर में इस समय राष्ट्रपति शासन है। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस संकल्प पर चर्चा के दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव यथाशीघ्र कराने और निर्वाचित सरकार के गठन की मांग की। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उच्च सदन में यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण दोनों सदनों को केंद्रीय कानून पर संकल्प पारित करने की जरूरत है। इसके बाद सदन में संकल्प पर चर्चा हुई, जिसका जवाब देते हुए यादव ने बताया कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 में जल प्रदूषण से जुड़े छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की सेवा शर्तें तय करने में मदद करने और कुछ श्रेणी के औद्योगिक संयंत्रों को कानूनी पाबंदियों से छूट देने के प्रावधान है। यादव ने कहा कि मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विकास की दौड़ में पीछे न रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के बारे में दावा किया कि राजधानी में 400 AQI से अधिक स्तर वाले दिनों में
कमी आई है। वहीं 2016 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी आई है। दिल्ली के पर्यावरण को सरकार के लिए चिंता का विषय बताते हुए यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ लगातार 6 बैठकें की हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि धूल के कारण होने वाला प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण सहित मानव गतिविधियों के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। यादव ने सदन को आश्वासन दिया कि जब भी यह विषय आएगा तो ये विस्तार से सदस्यों को सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। उनके जवाब के बाद सदन ने संकल्प को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सदस्य सुष्मिता देव ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जारी रहने की आलोचना की। उन्होंने कहा, हम आज जो कर रहे हैं वो मणिपुर की विधानसभा को करना था। हमें ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मणिपुर राज्य में निलंबित विधानसभा है, वहां राष्ट्रपति शासन है। 2024 के इस संशोधन का क्या मकसद है? वो व्यापार और जीवन में सुगमता की बात करते हैं। इनमें से कौन सी चीज आज मणिपुर में है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस सदस्य नीरज डांगे ने कहा कि यह संकल्प संसद में पेश करना पड़ा क्योंकि मणिपुर में हालात सुधरे नहीं हैं। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने कहा कि राज्य की विधानसभा कब तक निलंबित रहेगी और संसद इस संकल्प को पारित करने सहित विधानसभा की जिम्मेदारी निभाएगी। भाजपा सदस्य संजा ओबा लिशेम्बा ने संकल्प का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य में संविधान का अनुच्छेद 356 लागू है और राज्य विधानसभा की शक्तियों का इस्तेमाल संसद द्वारा किया जाएगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी अला ने कहा कि भूजल सुरक्षा संबंधी प्रावधान इसमें होना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है और औद्योगिक इकाइयों में जल शोधन संयंत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। बीजेपी सुल्तादेव ने कहा कि बड़ी बात यह है कि किसी न किसी बहाने मणिपुर की चर्चा तो सदन में हो रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर समय की दौड़ में पिछड़ रहा है, सबसे पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए। चर्चा में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, तेदिबा के मस्तान राव यादव बीधा, भाजपा के लहर सिंह सिरोया ने भी हिस्सा लिया। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 में जल प्रदूषण से जुड़े छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, केंद्र को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की सेवा शर्तें तय करने में मदद करने और कुछ श्रेणी के औद्योगिक संयंत्रों को कानूनी पाबंदियों से छूट देने के प्रावधान है। संकल्प को सदन की मंजूरी के बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। भाजपा के घनश्याम तिवारी, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, पी वेंकट सत्यनारायण, केसरी देव सिंह झाला, नरेश बंसल, कल्पना सैनी, धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर के लक्ष्मण, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, द्रमुक सदस्य डॉक्टर कनिमोझी, एनवीएन चोमू, माकपा के डॉक्टर जॉन बिट्रॉस, वी शिवदासान, बीजेपी के सुभाशीष खुंटिया, सस्मित पात्रा, निर्दलीय कार्तिकी शर्मा, राकंपा की डॉक्टर फौजिया खान ने विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। और इसके बाद शाम 5:12 पर उच्च सदन की बैठक कल गुरुवार को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ संसद समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो